Hello friends, welcome to our YouTube channel. You are watching IPC जनरल एक्सप्लेनेशन। हमने चैप्टर 2 में सेक्शन 6 to 52A इसको हम कवर कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारे सेक्शंस कवर कर दिए हैं। आज हम रिमेनिंग सेक्शंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 25, दैट इज़ फ्रॉडलेंटली। ये हमने डिस्कस कर लिया। सेक्शन 24, 25, 39 विच आर 24, 25 और 39, दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द मेंसरिया। हमने ये बताया था। आज हम सेक्शन रिमेनिंग सेक्शन में सेक्शन 26 है, रीज़न टू बिलीव। सेक्शन 26 कहता है रीज़न टू बिलीव। इसमें जो डेफिनेशन दी है रीज़न टू बिलीव को, कि रीज़न टू बिलीव कब कहा जाता है? अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट द थिंग्स बट नॉट अदरवाइज। एग्जैक्ट पिक्चर है आपके दिमाग में, कुछ अदरवाइज नहीं है उसके, ठीक है, तो वो रीज़न टू बिलीव में आता है। यानी कुछ भी अदरवाइज नहीं है, आपको पता है एग्जैक्टली ये चीज़ है, दैट इज रीज़न टू बिलीव। तो सेक्शन 26 इज रीज़न टू बिलीव। सेक्शन 26 इज रीज़न टू बिलीव। सेक्शन 28 सेक्शन 28 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। काउंटरफीट, कूटकृत, कूटकरण, काउंटरफिट। काउंटरफिट मतलब कूटकरण। हु कॉज ऑन थिंग्स टू बी रिजेंबल अनदर थिंग। इसका एक सिंपल, थिंग्स रिजेंबल अनदर थिंग। देखो जब नोट्स बनाए जाते हैं ना, बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाए जाते हैं। पूरी डेफिनेशन, पूरी किताब इसी नोट्स में बना लोगे तो फिर याद क्या करोगे? फिर तो किताब में ही निशान लगा लो। लेकिन जो नोट्स होते हैं, वन लाइनर नोट्स बनाए जाते हैं, इससे कि पूरा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल समराइज वे में आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए और उसका आप सराउंडिंग सोच पाओ, उसको बोलते हैं नोट्स। ये नहीं कि पूरी किताब जो है छाप दी नोट्स में और उसमें अंडरलाइनिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो नोट्स नहीं होता है दोस्त। वो होता है एक तरह से एग्ज़ाम में फिर आप अपने ही नोट्स में कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि यार ये इतना सारा लिख रखा है, मैं क्या क्या पढ़ूँ। नोट्स मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट में, कि आप उतनी सफिशिएंट चीज़ें ही लिखो और अपने सराउंडिंग्स को सोचो, इंटर कनेक्ट करने की कोशिश करो। थिंग्स रिजेंबल अनदर थिंग्स। अच्छा, काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब इसमें 10 डेफिनेशन लिख लोगे और फलाने राइटर, ये ढिमाके राइटर, वो कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जस्ट क्लिक, एक क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में कि काउंटरफिट का मतलब होना क्या चाहिए। थिंग्स रिजेंबल अनदर थिंग, यानी काउंटरफिट के लिए यह जरूरी नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। यानी कि नकल एक तरह से तुमने क्या किया, किसी चीज़ की नकल कर ली। जैसे काउंटरफिट कॉइन्स का हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। आपने सिक्के बनाने की मशीन घर पे लाए और दबादब सिक्के छाप दिए, बिल्कुल ठीक वैसे ही, एकदम वैसे नहीं भी है लेकिन चल रहे हैं जाली सिक्के आजकल मार्केट में। डॉक्यूमेंट है, किसी डॉक्यूमेंट को आपने, कोई मार्कशीट है किसी की, आपने उसमें अपना नाम चेंज कर लिया, उस मार्कशीट को अपना बना लिया और उसको किसी डॉक्यूमेंट में लगा दिया। तो इस तरह से जब आप नकल करते हो, नकली काम, कूटकरण करते हो, कूटकरण तो नकल कर रहे हो और उसका गलत कामों में उपयोग कर रहे हो, तो इसका जरूरी नहीं कि नकल वैसी हो तभी आपका अपराध सिद्ध होगा कि नहीं साहब एकदम ऐसी नकल नहीं, कुछ अलग है, लेकिन वो आपने यूज़ तो गलत काम में करी है ना, तो आप उसके अपराधी हुए कि नहीं हुए। तो काउंटरफिट मतलब एक तरह से कूटकरण हो गया, यानी कि आपने किसी चीज़ की ऐसी नकल बनाई और उसको एक तरह से आप एज अ किसी गलत काम में यूज़ कर रहे हो, तो ये क्राइम माना जाएगा, तो काउंटरफिट है। इंटेंशन आपकी क्या, इसमें मेन आपकी इंटेंशन क्या है? रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नो इफ टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन वुड देयर बाई बी प्रैक्टिस्ड। यानी कि आपके मन में चल रहा है कि नहीं साहब, हमको बिल्कुल हूबहू एक ऐसा ही काम
करना है, इसको ऐसी डिज़ाइन देनी है जिससे कि ये रिजेम्बलेंस हो कि ये बिल्कुल वैसी है। जब व्यक्ति कोई ऐसी चीज़ जो कि दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से करता है, यहाँ पे जो इंटेंशन है वो बहुत ज़रूरी है कि उस जो संरचना है उसका वो जानते हुए कि वो कूट करड़ कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, काउंटर फिट कर रहा है। अ पर्सन इज सेड टू बी काउंटर फिट हु इज कॉजिंग इट वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाई मीन्स दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस deception or knowing it to likely that deception will be thereby a practiced, यानी कि उसको पता है कि वो कूट करड़ कर रहा है, यानी कि वो सामान मार्केट में असली चल रहा है और उसका नकली बेच रहा है। जैसे रिबॉक के जूते हैं, अब रिबॉक का स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया, लोगो में कुछ मिस्टेक कर दिया, बेच रहा है, तो एक तरह से कूट करड़ कहा जाएगा, काउंटर फिट कहा जाएगा। कूट करड़ के लिए जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही हो। आदमी के नहीं साहब ये तो ऐसा है, मैंने तो ऐसा करने की कोशिश करी थी, तो क्या आपने उसको पेटेंट कराया है? अगर आपने पेटेंट नहीं कराया है तो इसका मतलब आप उसकी नकल कर रहे हो, उसके बिजनेस में उसका जो लॉस हो रहा है, जो आप अपना मार्जिन निकाल रहे हो, वो काउंटरफिट की वजह से है। यानी जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के एकदम दिखाता है कि ठीक वैसी ही है, और किसी व्यक्ति जो जिससे क्या हो सकता है कि उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, यानी कि एक चीज़ जो तुम इस प्रकार सदस्य बनाता है जो उसका आशय है कि वो बिल्कुल वैसी ही है, तो वहाँ पे काउंटरफिट आएगा। तो ये काउंटरफिट की डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक पूरा लेक्चर है काउंटरफिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो हम बाद में बताएंगे। तो काउंटरफिट 28 है और सेक्शन 29 है तुम्हारा डॉक्यूमेंट। सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया। सेक्शन 28 मत भूलना, काउंटरफिट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और सेक्शन 29 है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट जो कि किसी भी मैटर को एक्सप्रेस करे, डिस्क्राइब करे, किसी सब्सटेंसेस को, कोई लेटर हो, फिगर हो, मार्क हो, यानी किसी भी अक्षर से, अंक से, चिन्हों के साधन के द्वारा या उनमें से अधिक साधनों के द्वारा वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। ठीक है। इंटेंडेड टू बी यूज और विच में बी यूज एज एन एविडेंस, तो एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता हो, एज एन एविडेंस। तो एज एन एविडेंस यूज हो सकता है, कोई भी चिन्ह हो सकता है। ठीक है, कोई भी चिन्ह हो सकता है, किसी शिलालेख, शिला पट्टिका हो सकती है, शिलालेख पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ अंकित है, उसको भी एज ए डॉक्यूमेंट यूज किया जा सकता है। कोई दस्तावेज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, इट इज immaterial by what means or upon what substance the letter, figure or makers are formed or whatever the evidence is intended for may be caused or court of justice or not। यानी कि ये तत्वहीन है कि किसी साधन या द्वारा या किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, यानी कि ये कोई मैटर नहीं करता है। कोई भी चिन्ह है किसी अक्षर में बनाया गया या कुछ भी ऐसा है जो किसी शिलालेख पे कोई लिखा हुआ है चीज़, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट होगा। इसमें जो इलस्ट्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पढ़ देता हूँ और बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अ राइटिंग एक्सप्रेशन द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच में बी यूज्ड एज एविडेंस और द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। किसी संविदा के निबंधों को अभिव्यक्त करने वाला लेख। राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऐसा लेख है जहां पर राइटिंग है जिसमें टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन है, विच मे बी यूज्ड एन एविडेंस, जिसको एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन है, उसको एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है, तो वो क्या होगा यहाँ पे? द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, जो बैंकर्स चेक होता है वो क्या होगा? एज अ डॉक्यूमेंट मेंशन। चेक को क्या डॉक्यूमेंट मान सकते हैं? चेक जो है, बैंकर्स चेक, ये डॉक्यूमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है डॉक्यूमेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी ये डॉक्यूमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई मैप है, प्लान है, उस मैप पे कुछ मेंशन, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्सप्लेनेशन 2, whenever is expressed by means of letter, figure or marks as explained by
mercantile or other uses shall be deemed to be expressed by such letter, figure, marks within meaning of this section, although the same may not be actually expressed. किसी भी अक्षर से, अंकों से या चिन्हों से जो भी कुछ मर्केंटाइल यानी कि बिजनेस के लिए या अन्य के लिए अव्यक्त होती है तथा इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षर, अंक या चिन्ह में अव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वो वस्तुतः अव्यक्त ना भी किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसको एज अ डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर। ए ने एक विनिमय पत्र जिसके बैक साइड में जो उसके आदेश के अनुसार दे है अपना नाम लिखा है। ठीक है, द मीनिंग ऑफ दिस इंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल यूज, और उसको इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इसके पृष्ठांकन का अर्थ है कि जो भी धारक है या विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए, यानी जो भी बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर, यानी उसके पीछे जो बैक साइड में लिखा है कि ये जो बिल है उसको एंडोर्स कर दिया जाए उसके पक्ष में, जो भी इसका यूज कर रहा है जिसको उसने दिया है। द एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट एंड मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन द सेम मैनर एज इफ द वर्ड पे टू होल्डर, यानी धारक को भुगतान करो, बिल्कुल इसका मतलब वही माना जाएगा और ये एक एविडेंस है, एज अ डॉक्यूमेंट है। ठीक है, दूसरा 29A, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की बात आ गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है इसका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसकी सेक्शन 2 में जो इसका जो मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, उसके हिसाब से ये वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। तो सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है और मैंने इतने सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो सबसे पहले सेक्शन 28 मैंने बताया काउंटरफिट, इसकी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है, इलस्ट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। सेक्शन 29 को, डॉक्यूमेंट को, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके सारे इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम फर्दर कुछ इसके सेक्शन हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 30 के बारे में बात करेंगे। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या हो सकती है? जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है ये एक तरह का डॉक्यूमेंट ही है। किस पर्पस से होता है? लीगल राइट, जिस पे कोई एक लीगल राइट क्रिएट होता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। सेक्शन 30 आता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रतिभू जिसे बोलते हैं, प्रतिभूति। वैल्यूएबल सिक्योरिटी इट डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या हुई? एक तरह से डॉक्यूमेंट हुई। और डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट विच हुज पर्पस इज टू क्रिएट एनी लीगल राइट, जिससे कोई लीगल राइट क्रिएटेड हो या लीगल राइट का एक्सटेंड हो, ट्रांसफर्ड हो सकती हो, रिस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, तो ऐसी कोई मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो ऐसा दस्तावेज होना जो किसी को ट्रांसफर्ड हो सकता है, जिसके द्वारा कोई अधिकार अपने ऊपर जो है राइट की बात कर सकता हो, या फिर उसको जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता हो या फिर रिलीज किया जा सकता हो। और वेदर एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट लाइज अंडर द लीगल लाइबिलिटी और हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। ठीक है, उस पर विमुख अधिकार वो नहीं रखता है, उसने अपने राइट ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। और ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके जो विनिमय पत्र है उसके बैक में एक व्यक्ति अपना नाम लिख देता है। As the effect of this endorsement is to transfer the right of the bill to any person who may become the lawful holder of it. Is endorsement is valuable security. एक अपने विनिमय पत्र के पीछे अपना नाम लिख देता है और इस प्रस्थांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर अधिकार अंतरित किया जाना है, इसके लिए यह प्रस्थांकन एक मूल्यवान प्रतिभूति है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज वैल्यूएबल सिक्योरिटी, उसके लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा।
ठीक है। तो सेक्शन 30 जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, और 30 जो है उसको 33 से याद, मतलब 30 और 33 एक साथ याद कर सकते हैं आप, मतलब सुन सकते हैं आप, देख सकते हैं। एक्ट और ओमिशन, सेक्शन 33 में एक्ट और ओमिशन दिया गया है। एक्ट और ओमिशन का क्या मतलब है? 33 में एक्ट डिनोट अ सीरीज ऑफ एक्ट एंड ओमिशन आल्सो डिनोट द सीरीज ऑफ ओमिशन। ठीक है। सो सेक्शन 33 एक्ट और ओमिशन है, और सेक्शन 34 जो है एक्ट ऑफ सेवरल पर्सन। 33 और 34 को एक साथ पढ़ सकते हैं विद कॉमन इंटेंशन। बस इनको एक एक वर्ड से याद कर सकते हैं। ठीक है। कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34 है कॉमन इंटेंशन, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। तो सेक्शन 34 में एक वर्ड है कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 33 में एक वर्ड है एक्ट और ओमिशन, सेक्शन 30 में एक वर्ड है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 30, 33, 34 इनको एक एक वर्ड से आप लोग एक तरह से कह सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब सेक्शन 34 जो है वो किस एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन या एक लेक्स फोरी रूल है। कॉमन इंटेंशन एक लेक्स फोरी रूल है। कॉमन इंटेंशन ये क्या है? ये एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट में इसको एक लेक्स फोरी बताया गया। लेक्स फोरी यानी किसकी कितनी शेयर्ड इंटेंशन, यानी कि मैंने बताया था कि मेंस रिया है, मेंस रिया किसी से आपने शेयर कर दिया और उस पर एक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक अपराध हो गया। ठीक है। अब ये अगर ये अपराध हो गया तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनके साथ आपने मेंस टू आर मोर पर्सन जिनके साथ आपने कॉमन इंटेंशन शेयर की थी, उसमें किसका कितना रोल होगा, इसको बोलते हैं लेक्स फोरी है। यानी कि ये एविडेंस रूल के तहत डिसाइड होगा कि किसका कितना रोल है। ये फिक्स नहीं है कि किसकी लायबिलिटी कितनी होगी इस अपराध में। तो ये एक तरह का एविडेंस का रूल है जो अपने आप में लेक्स फोरी है, अपने आप में मूल अपराध भी है। यहाँ पर लाइबिलिटी की बात की गई, यानी कि उसको इस तरह से पनिश किया जाएगा जैसे वो कार्य उसने अकेले किया है, तो उसमें किसकी कितनी रोल होगी वो डिसाइड हो सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन 34 जो है इसको सेक्शन 149, इसमें जो कॉमन इंटेंशन है और इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन इंटेंशन वाली बात है, इसमें किस जैसे तीन या दो से अधिक व्यक्ति जो है उनमें सबको एक समान सज़ा मिलेगी या किसी को कम सज़ा मिलेगी, किसी को ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ये लेक्स फोरी है। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट है जहाँ पर, यहाँ पर जो जॉइंट लाइबिलिटी की बात आएगी, तो वहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी जो है वहाँ पर या एक तरह से हम कह सकते हैं ये वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात है। प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी है सेक्शन 34 और सेक्शन 149। कॉमन ऑब्जेक्ट जहाँ पूरी आईपीसी में जो चैप्टर है उसमें 141 से लेकर 160 तक सेक्शन है, वहाँ पे 149, 141 से 160 तक के सेक्शंस हैं, जहाँ पे 149 सेक्शन है जहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की गई है, जॉइंट लाइबिलिटी की बात की जाती है। तो इसमें जो एक केस है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, जहाँ पे वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात की गई है। ठीक है। तो सेक्शन 34 जो है एक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एक्शन वेयर सेक्शन 149 रिक्वायर्स मेयर पैसिव मेंबरशिप इज अनलॉफुल असेंबली। लाइक ऐसा अनलॉफुल असेंबली में, तो अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली में शामिल भी हो जाता है, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं भी है, तो भी उसकी लायबिलिटी बनती है। और इसमें जो है सेक्शन 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसका, तो ही उसकी लायबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे ये रिलैक्स फोरी है, इसको एविडेंस एक्ट के तहत डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे सेक्शन 34 को 149 के साथ पढ़ना जरूरी है। तो सेक्शन 34 भी हमने यहाँ पे कवर कर दिया आपको। अब हम सेक्शन 39 हमने पहले से कवर कर दिया। सेक्शन 40 में हमने बताया, सेक्शन 40 में है ऑफेंसेस के बारे में दिया गया है। सेक्शन 40 मतलब ऑफेंस, यहाँ पे वन लाइनर आपको रिमेंबर करना है। ऑफेंस मतलब
सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया ऑफेंस, ठीक है, और सेक्शन 44 में डिफाइन किया गया है इंजरी को। मैंने जितने भी रिलेटेड सेक्शंस हैं जो जिनसे आप लिंक कर सकते हो वो मैंने एक साथ बताए हैं। और सेक्शन 43 ये मैं पहले ही बता चुका हूँ इलीगल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इलीगल की डेफिनेशन, इलीगल का मतलब है कोई ऐसा एक्ट जो अपने आप में ऑफेंस हो, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड हो, लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, या फिर ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन हो। ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन, कोई ऐसा एक्ट जो ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन है, या फिर अपने आप में ऑफेंस है, या फिर लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, या फिर ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन है, तो वहाँ पर सेक्शन 43 इलीगल की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ सेक्शन और मैं बता देता हूँ। सेक्शन 41 स्पेशल लॉ को डिफाइन करता है, और सेक्शन 42 में लोकल लॉ। जो भी रिलेटेड सेक्शंस हैं वो मैं चैप्टर 2 के सेक्शन 6 टू लेके 52A तक वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारे के सारे सेक्शंस जो हैं आपके दिमाग में एक तरह से बैठ जाएं। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट, सेक्शन 40 इज ऑफेंस, सेक्शन 44 इंजरी से रिलेटेड, सेक्शन 43 मैंने ऑलरेडी बता रखा है इलीगल। इलीगल की डेफिनेशन ये है कि वो काम जो का एक्ट है वो अपने आप में ऑफेंस हो, या प्रोहिबिटेड हो बाय लॉ, या फिर ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शंस हो, वो तुम्हारा सेक्शन 43 है। सेक्शन 41 में स्पेशल लॉ बता रखा है, सेक्शन 42 में लोकल लॉ बता रखा है। इसकी वन लाइनर डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने माइंड में ये रखिए कि सेक्शन 41 स्पेशल लॉ है, सेक्शन 42 लोकल लॉ है। इसके अलावा जो सेक्शंस हैं वो बता देता हूं मैं आपको। सेक्शन 44 इंजरी, सेक्शन 45 लाइफ, सेक्शन 46 डेथ, 47 एनिमल, और 48 वेजल, कोई जलयान है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। 49 ईयर मंथ, 51 ऑथ, एंड 50 में सेक्शन। 52 गुड फेथ, गुड फेथ मतलब एक्ट डन विद ड्यू कॉज एंड अटेंशन, मतलब अच्छे के लिए किया गया है कोई कार्य। 52A हार्बर, संश्रय देना, किसी को आश्रय देना, सेक्शन 52A। तो ये याद रहेंगे, मेरे हिसाब से याद रहने चाहिए। 44 इज इंजरी, ये सारे एक जैसी सेक्शन है। 44 मतलब इंजरी, 45 लाइफ, 46 डेथ, लाइफ डेथ 45 46, 44 इंजरी, 47 एनिमल, 48 वेजल, 49 ईयर मंथ, 50 ये एक एक लाइनर है, इनकी कोई डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 51 ऑथ, 52 गुड फेथ, 50 सेक्शन, 52A इज हार्बर, किसी को संश्रय दिया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को शरण दी है आपने, शेल्टर किया है किसी को, कन्वेंस दी है किसी को। असिस्टिंग ए पर्सन बाय एनी मीन्स, ठीक है। टू इवेड एप्रीहेंशन, आप कोई एप्रीहेंशन करना चाह रहा है, कोई गलत काम करके भागा है और आप उसको संश्रय दे रहे हो, उसको हार्बर दे रहे हो, तो आप भी बराबर के दोषी हो। तो 52A कहाँ पर अप्लाई होगा ये देखने वाली बात है। तो आज मैंने आपको चैप्टर 2 6 से लेके 52A तक पूरा कवर कर दिया है, और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करूँगा। बिफोर दैट काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, इससे हमारा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है और हमें बाकी लेक्चर्स को डिलीवर करने में काफ़ी हमारी एनर्जी है वो काफ़ी हाई लेवल पे रहती है। और हम इसी तरह से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी IPC के, पूरे CRPC के, एज़ पर आवर रिस्पॉन्स, आवर पब्लिक की रिस्पॉन्स कैसी है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही कम्पिटेटिव वे में हम डिलीवर करेंगे।
और हम साथ में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, एमसीक्यूज भी कराएंगे जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत ज़रूरी हैं। So thank you all for your support and thank you for watching us.